मिक्स सर्विस, जिसे हम आईईएस कहते हैं, और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी आईएसएस परीक्षा 2026। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की चकाचौंध में इन विशिष्ट सेवाओं पर उतना ध्यान नहीं जाता। कोई संदेह ना रहे। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट जो इन जटिल परीक्षाओं की रणनीतियों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं। शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर हम गहराई से देखें तो किसी भी देश का वास्तविक आर्थिक ढांचा और जो डेटा संचालित नीतियां होती हैं वो इन्हीं अधिकारियों के विश्लेषणात्मक कौशल पर निर्भर करती हैं। एग्जैक्टली। ये परीक्षा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्रशासन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि उन नीतियों को लिखना चाहते हैं जिन पर पूरा का पूरा प्रशासन काम करता है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। और एक ऊर्जावान शुरुआत के लिए सबसे पहले उन महत्वपूर्ण तारीखों को सामने रखना जरूरी है जो हर उम्मीदवार के स्टडी टेबल पे चिपकी होनी चाहिए। हाँ, तारीखें बहुत क्रूशल हैं। यूपीएससी ने इस परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2026 को जारी कर दिया है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2026 तय की गई है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समय सीमा रात 12 बजे तक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शाम 6 बजे तक ही है। अक्सर कई उम्मीदवार अंतिम दिन के लिए बैठे रहते हैं और फिर सर्वर डाउन होने का शिकार हो जाते हैं। ये सबसे आम गलती है जो उम्मीदवार करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो सबसे बड़ा दिन है, हमारी परीक्षा 19 जून 2026 से शुरू होने जा रही है। तारीखों के साथ साथ और रिक्तियों यानी वैकेंसीज का विश्लेषण करना भी उतना ही आवश्यक है। इस वर्ष आईएएस के लिए 16 पद और आईएसएस के लिए 28 पद घोषित किए गए हैं। 16 और 28। हाँ, और इनमें पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी श्रेणी के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं। आईएएस में 1 और आईएसएस में 2 पद आरक्षित हैं। देखिए, सतह पर देखने से ये 16 या 28 की संख्या बहुत छोटी लग सकती है। बहुत से छात्रों को लगता भी है कि इतनी कम वैकेंसी के लिए क्यों तैयारी करें। लेकिन ये समझना होगा कि ये पद मंत्रालयों में निर्णय लेने वाले या कहें डिसीजन मेकिंग पदों के लिए हैं। बिल्कुल, ये कोई मास रिक्रूटमेंट ड्राइव तो है नहीं। एकदम सही। ये देश के चुनिंदा टॉप अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों को सीधे सिस्टम के शीर्ष पर स्थापित करने की एक बेहद गंभीर प्रक्रिया है। चलिए अब इस नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप अनपैक करते हैं। सबसे पहले बात आती है योग्यता और आयु सीमा की। इस परीक्षा में बैठने के लिए बुनियादी मापदंड क्या तय किए गए हैं? आयु सीमा को बहुत ही स्पष्ट और सख्त रखा गया है। 1 अगस्त 2026 के आधार पर उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी अगर हम जन्म तिथियों के हिसाब से समझें तो जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये 21 से 30 का जो ब्रैकेट है वो ये दर्शाता है कि यूपीएससी ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है जो अपनी यूनिवर्सिटी की अकादमिक पढ़ाई से बहुत लंबे समय से दूर न हुए हों। मतलब सरकार को युवा और ताज़ा अकादमिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हाँ, थ्योरी से उनका टच छूटा ना हो। जाहिर है, लेकिन भारत की विविधता और हमारे सामाजिक ढांचे को देखते हुए श्रेणियों के आधार पर जो छूट मिलती है उसके नियम भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नियमों के अनुसार एससी और एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। और ओबीसी के लिए? जो ओबीसी उम्मीदवार नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। इसके अलावा रक्षा कर्मियों या डिफेंस पर्सनल के लिए 3 वर्ष और पूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष की छूट है। और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए? जो पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवार हैं उन्हें आयु सीमा में 10 वर्ष तक की एक महत्वपूर्ण छूट मिलती है। ये सुनिश्चित करता है कि हर पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवारों को एक समान और उचित अवसर मिल सके। उम्र के बाद जो सबसे कड़ा फिल्टर यूपीएससी लगाता है वो है शैक्षणिक योग्यता। सबसे बड़ा फिल्टर? हाँ, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां किसी भी विषय का ग्रेजुएट बैठ सके। बिल्कुल नहीं। आईएएस के लिए नियम बहुत स्पष्ट हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, एप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। और आईएसएस के लिए शर्तें और भी विशिष्ट हैं। आईएसएस के मामले में उम्मीदवारों के पास सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी या एप्लाइड सांख्यिकी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक शर्त है ना? हाँ, शर्त यह है कि ये विषय डिग्री के सभी वर्षों में पढ़ा गया हो। सिर्फ एक सेमेस्टर में इसका अध्ययन करना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। मतलब कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। या फिर इन्हीं विषयों में सीधे मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
तो इन विशिष्ट योग्यताओं को मांगने का जो कारण है वो बहुत सीधा है। एक ISS या ISS अधिकारी को अपने पहले ही दिन से राष्ट्रीय स्तर के डेटा, GDP के आंकड़ों या महंगाई दर के मॉडल्स के साथ काम करना होता है। वहां बैठकर कोई बुनियादी सिद्धांत तो सीख नहीं सकता। बिल्कुल। सरकार के पास ट्रेनिंग का समय नहीं है। उन्हें पहले से तैयार विशेषज्ञ चाहिए जो आते ही काम संभाल सकें। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। अब परीक्षा के मैदान की ओर बढ़ते हैं, यानी परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया। उम्मीदवारों को किस तरह की मनोवैज्ञानिक और अकादमिक चुनौती का सामना करना होगा? ये चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 चरणों का एक बहुत ही कड़ा परीक्षण है। पहला चरण लिखित परीक्षा है, जो पूरे 1000 अंकों की होती है। 1000 अंक, ये अपने आप में एक पहाड़ है। हाँ, और जो उम्मीदवार इस भारी भरकम लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, उन्हें दूसरे चरण यानी वाइवा वॉइस या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो 200 अंकों का होता है। सही। इस तरह अंतिम मेरिट लिस्ट कुल 1200 अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। तो इन 1000 अंकों को अगर डिकोड किया जाए तो IAS का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से पारंपरिक और सब्जेक्टिव है। पूरा का पूरा वर्णनात्मक। इसमें कुल 6 पेपर होते हैं जो लगातार 3 दिन तक चलते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज 100 अंकों के होते हैं। हाँ। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स के 3 अलग-अलग पेपर होते हैं, पेपर 1, 2 और 3, जो 200 अंकों के हैं। और फिर आखिरी पेपर। अंत में 200 अंकों का इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। हर पेपर के लिए पूरे 3 घंटे का समय मिलता है। ये केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है, शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का भी परीक्षण है। लगातार 3 दिनों तक इस स्तर का विश्लेषणात्मक लेखन करना किसी मैराथन से कम नहीं है। बिल्कुल। अर्थशास्त्रियों को परीक्षा के दौरान भी अपने समय और शब्दों का एक कड़ा बजट बनाना पड़ता है। और यहीं पे ISS का पैटर्न IES से एक बिल्कुल अलग दिशा में चला जाता है। हाँ, ISS में इंग्लिश और जनरल स्टडीज तो IAS की तरह ही सब्जेक्टिव और 100 अंकों के होते हैं, लेकिन सांख्यिकी के पेपर्स का ढांचा बिल्कुल अलग है। कैसे? स्टैटिस्टिक्स 1 और 2 पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रकृति के होते हैं। हर पेपर में 80 प्रश्न होते हैं, 200 अंक होते हैं और इन्हें हल करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। बिल्कुल। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स 3 और 4 सब्जेक्टिव होते हैं, जो 200 अंकों के होते हैं और 3 घंटे का समय लेते हैं। अब जहां भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात आती है, वहां उम्मीदवारों के लिए मेरी तरफ से एक गंभीर चेतावनी आ जाती है। नेगेटिव मार्किंग की। एग्जैक्टली। ISS के ऑब्जेक्टिव पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग लागू है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 यानी 0.33 अंकों की कटौती होगी। सांख्यिकी विदों के लिए ये अपनी खुद की प्रोबेबिलिटी का परीक्षण है कि क्या इस सवाल पर तुक्का लगाना गणितीय रूप से सही है या नहीं। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा OMR शीट भरने और सब्जेक्टिव उत्तर लिखने के लिए केवल ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो UPSC यहाँ न केवल सैद्धांतिक ज्ञान का बल्कि अनुशासन और दबाव में निर्देशों का पालन करने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। ब्लैक पेन का नियम सुनने में छोटा लगता है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो नियमों को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना रहे। ब्लैक पेन के इस्तेमाल जैसा छोटा सा नियम भी ये मापता है कि उम्मीदवार बुनियादी निर्देशों को कितनी गंभीरता से लेता है। कठिनाई स्तर एक सामान्य ग्रेजुएट के अनुरूप होगा, लेकिन जब बात कोर विषयों की आती है तो स्तर सीधा मास्टर डिग्री पे पहुंच जाता है। हाँ, IAS के सिलेबस की संरचना बहुत ही सोची समझी है। जनरल इकोनॉमिक्स 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के गहरे सिद्धांत हैं, जैसे कंज्यूमर डिमांड और मार्केट स्ट्रक्चर। और पेपर 2? पेपर 2 पूरी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के मॉडल्स पर केंद्रित है। लेकिन जो पेपर 3 है वो सबसे ज्यादा डायनामिक है। उसमें क्या क्या शामिल है? इसमें पब्लिक फाइनेंस और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स यानी पर्यावरणीय अर्थशास्त्र शामिल हैं। आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। जब सरकारें जलवायु परिवर्तन और कार्बन क्रेडिट्स जैसी चीजों को अपनी नीतियों में शामिल कर रही हैं, तो एक भावी नीति निर्माता को इस विषय की गहरी समझ होनी ही चाहिए। और जो आखिरी पेपर है इंडियन इकोनॉमिक्स, वो तो पूरी तरह से व्यावहारिक है। उसमें भारत की गरीबी, बेरोजगारी, कृषि नीतियों और जो हालिया श्रम सुधार हुए हैं उनका विश्लेषण करना होता है। सही कहा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम ISS के सिलेबस को देखते हैं। ISS के सिलेबस में सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर समाया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है
इसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उम्मीदवारों को ये गहराई से समझना होता है कि भारत का डेटा इंजन आखिर काम कैसे करता है। सही कहा। जैसे NSSO का डेटा। हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो रोजगार और उपभोग का डेटा इकट्ठा करता है, या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो हमारी GDP की गणना करता है। उनके काम करने के तरीके सीधे सिलेबस का हिस्सा हैं। इसके अलावा डेमोग्राफी और सर्वाइवल एनालिसिस जैसे विषय भी हैं। और इसी सिलेबस में एक ऐसा हिस्सा है जो दर्शाता है कि UPSC समय के साथ कितना बदल गया है। आप प्रोग्रामिंग वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। ISS के स्टैटिस्टिक्स 3 पेपर में कंप्यूटिंग विद C एंड R को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। C और R प्रोग्रामिंग? हाँ, आज दुनिया बिग डेटा पर चल रही है। भारत सरकार के पास आधार कार्ड, UPI ट्रांजैक्शंस और स्वास्थ्य योजनाओं का मतलब करोड़ों का रियल टाइम डेटा है। उस डेटा को पुरानी एक्सेल शीट्स पर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। R एक बेहद शक्तिशाली ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सांख्यिकीय कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। तो ये नियम स्पष्ट करता है कि सरकार को ऐसे सांख्यिकीविद चाहिए जो सिर्फ कागजों पर फॉर्मूले न लिखें, बल्कि करोड़ों नागरिकों के डेटा सेट को अपने कंप्यूटर पर खुद प्रोसेस कर सकें। बहुत बड़ा संकेत है कि सरकारी कामकाज का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। चर्चा में शामिल होने और इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी रणनीति को मजबूत रखें और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं।